Hello, students. Welcome you all on my YouTube channel. I'm your teacher Abhishek Tiwari. Welcome you all on my YouTube channel. Students, here we have started fourth chapter of your geography of class 10th, which is named agriculture. And in it we have studied a very good part of it, types of agricultures, farmings, which is and a lot of things like cropping patterns, different crops, cereal crops, non food grain crops. So we have studied a lot of it. Let us move further and see some other things. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको क्लास 10th के वीडियोस दे रहा हूं और ये प्रोबेबली सेकेंड लास्ट वीडियो होने जा रहा है। इसके बाद इट माइट बी पॉसिबल कि अगला वीडियो जो है मे बी लास्ट हो, कोशिश यही होगी। तो अब हम लोग जो है सारी फूड क्रॉप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे हम लोग बच्चों बात करने चल रहे हैं कि बेसिकली अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कि एग्रीकल्चरल जो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए कृषि क्षेत्र में पिछले आज़ादी के बाद से 70-80 वर्षों में, क्या इसमें टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब तकनीकी और संस्थागत जो बदलाव हुए हैं, सुधार हुए हैं, उन्हें हम यहाँ पे स्टडी करने चल रहे हैं। उन्हें हम ट्रेस करेंगे एक के बाद एक। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है जो आज आप यहाँ पढ़ने चल रहे हैं। सो इससे जुड़ी हुई बहुत सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो चैप्टर के बीच में मिलेगा और मैं उसको ट्रेस करूँगा। आप प्लीज़ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखिए। यू कंसीडर ऑल दोज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू ट्रेस हियर फॉर यू। सो लेट अस सी कि कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। कृषि क्षेत्र में होने वाले 2 या 3 ऐसे करके पूछ सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के बारे में बताइए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बताइए। तो आप ये चीज़ें कैसे इन्फॉर्म करेंगे? टेक अ लुक। It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. आप जानते हैं कि भारत में जो कृषि के साक्ष्य हैं वो हज़ारों वर्षों के हैं। मतलब हज़ारों वर्षों से हमारे देश में कृषि होती आ रही है। हमारे समाजीकरण की शुरुआत ही कृषिकरण से हुआ है। हमने अपने समाज की स्थापना ही कृषि के साथ किया है। समाज में स्थायित्व की स्थापना भी कृषि के साथ में ही किया है। So sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. तो जो एक सस्टेन यूजेस है लैंड का जो एक स्थायी उपयोग है, बिना कॉम्पिटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के, बिना टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के जो लैंड का बिना कॉम्पिटेबल यूज़ है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि जो चेंजेस हैं, टेक्नो और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो हैं वो छिप से गए हैं, हिंडर्ड हो गए हैं द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। और इनकी वजह से कृषि की जो विकास की रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है, हिंडर्ड हो गई है, उसकी स्पीड बहुत धीमी पड़ गई है। ठीक है, क्योंकि समय के साथ जैसा टेक्नो और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, कॉम्पिटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल जो चेंजेस की आवश्यकता थी एग्रीकल्चर को, हम टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से बातें आती हैं कि कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए जो देश में महत्वपूर्ण थे, जिनकी वजह से देश में आज बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे और क्या आ सकते थे जिनसे और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते थे। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट, अगर देखा जाए इस चीज़ को, सो इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ
resources of irrigation, most of the farmers in large part of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. आज देश में, ठीक है, बड़े पैमाने पे जो सोर्स ऑफ इरिगेशन का विकास होने के बावजूद भी, सिंचाई के साधनों का विकास होने के बावजूद भी, अधिकतर ऐसे फार्मर्स हैं आज भी वो देश में सिंचाई के साधनों के लिए मॉनसून पर डिपेंड होते हैं और इसके अलावा अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड होते हैं। मतलब कि प्राकृतिक रूप से जो मिट्टी की फर्टिलिटी रीगेन होती है, हम उस पर डिपेंड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि हमारा अगर टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुआ होता तो क्या आज़ादी के 70 साल बाद भी आज हम मॉनसून को निहार रहे होते ना। आज आप देखते हैं ना कितनी पिक्चर्स बन चुकी हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है, गाने बजते रहते हैं टीवीज़ में पीछे की ओर, और लोग जो है बस कितने गाने बज चुके हैं इसके ऊपर कि, ठीक है, चाहे कोई मूवी ले लीजिए, लोग आसमान की तरफ किसान ताकते रहते हैं और उनका मजाक उड़ाने के लिए आज तो किसान के ऊपर जो है फ़ोटो कैरिकेचर्स भी बनते हैं, तो उसमें भी किसान से बेचारा सिर्फ आसमान की तरफ देखता रहता है। इसका मतलब है कि किसान आज भी, किसान तब भी जो है मजबूर था, वो आज भी मजबूर है, और मजबूरी की वजह से उसकी जो एग्रीकल्चरल जो इनपुट्स वगैरह जो उसको चाहिए होता है वो उन चीज़ों में कॉम्पिटेबल नहीं है, वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, सो इन ऑर्डर फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए दिस पोजेस अ सीरियस चैलेंज। अब क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी कृषि अगर कॉम्पिटेबल नहीं होगी उस स्तर पे जिस लायक उसको कॉम्पिटेबल मतलब कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, उस स्तर पे खेती में कोई कंपटीशन है ही नहीं। अब जब खेती में कंपटीशन नहीं है, इसका मतलब पैदावार भी उस हिसाब से कम है, और बढ़ती हुई तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या जो है उस जो प्रोडक्शन की कंपैटिबिलिटी है उसके साथ कंपेयर नहीं हो पा रही है, जो एक सीरियस चैलेंज छोड़े जा रही है। सो एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लिवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, तो कृषि जो अपनी 60% से अधिक जनसंख्या को लिवलीहुड प्रोवाइड करती है, जो उसको जो है 60% से अधिक लोगों को जीविका प्रदान करती है, नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। वहाँ कुछ बहुत ही गंभीर टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए इसको लेकर के अगर आप देखें तो पिछले बीते हुए वर्षों में बहुत से बदलाव खेती में हुए। कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्सेट्रा, ये सब कुछ ऐसे संस्थागत इंस्टीट्यूशनल चेंजेस थे जो अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल चेंजेस थे, वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के रूप में ये तमाम ऐसे रिफॉर्म्स लिए जा चुके हैं। ठीक है, इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जहां हम बात करें तो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अगर बात करें तो प्लानिंग कमीशन की पहली 5 ईयर प्लान में ना लैंड रिफॉर्म्स को ही प्रायोरिटी दी गई थी। वहाँ कृषि भूमि विकास को ही, भूमि सुधार को ही जो है बड़ा लक्ष्य मान करके विकास किया गया था। ठीक है, द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। ठीक है, तो जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, इनहेरिटेंस के जो अधिकार हैं, जो उत्तराधिकार का अधिकार है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जो एक से दूसरी पीढ़ी में ज़मीन का हस्तांतरण हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आज लैंड होल्डिंग का फ्रेगमेंटेशन मतलब कि खंड खंड में ज़मीनें छोटी होती चली जा रही हैं, नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, और कहीं न कहीं ना ज़मीनों के कंसोलिडेशंस की आवश्यकता महसूस होती है कि ज़मीन जो है लैंड होल्डिंग्स का इसका अपना कंसोलिडेशन होना बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी क्षेत्र, सभी लैंड जो है एक साथ एक जगह जो है इकट्ठा हों, जिससे कि बड़ा जो लैंड फॉर्म होगा, लैंड मास होगा, अगर वो बड़ा होगा तो उससे एग्रीकल्चरल चेंजेस भी
बड़े हो पाएंगे, मतलब उसमें बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स का इस्तेमाल हो पाएगा और अच्छी पर हेक्टेयर पैदावार को बढ़ावा दिया जा सकेगा। ओके, तो इस तरह के जो है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की बात होती है एग्रीकल्चर में, ठीक है, कि इस तरह के चेंजेस को लेकर के बात होती है। अब आगे अगर बढ़ें, सो द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनैक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग और ल्यूकवार्म, ठीक है, लेकिन जो कानून तो बनाए गए, ठीक है, रिफॉर्म्स को लेकर के, और इनैक्ट भी किए गए, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन था, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ था, कमज़ोर था, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर। इसके अलावा भारत सरकार ने और भी कदम लिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेकर के, इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960s एंड 60s और 70s के दौर में इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के रूप में बहुत बड़े बदलाव किए, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन एक बड़ा स्टेप था, ठीक है, बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रेवोल्यूशन। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड पैकेज टेक्नोलॉजी के रूप में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है एक बड़ा कदम था सरकार की ओर से बदलाव के रूप में। इसके अलावा वाइट रेवोल्यूशन किया गया, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है इस मूवमेंट को, ठीक है। सो सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएट टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज थी जो अपनाई गई इंडियन एग्रीकल्चर को और बेहतर करने के लिए, बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज़। लेकिन इन सब का असर क्या रहा, ये इस तरह के इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल बदलाव तो निस्संदेह एग्रीकल्चर क्षेत्र में किए गए, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो बहुत ही लिमिटेड एरिया को अफेक्ट कर पाया, मतलब उसका इफ़ेक्ट जो था, उसका प्रभाव बहुत ही सीमित क्षेत्रों तक ही देखने को मिला। Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated. इसके लिए comprehensive land development programs की शुरुआत की गई, इनिशिएट किया गया 90 और 80 के दौर में, which included both institutional and technological reforms, जिसमें ना टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल दोनों तरह के रिफॉर्म्स को एक साथ लाया गया, ठीक है। सो प्रोविजंस फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, इसमें मुख्य रूप से जो है प्रोविजंस किया गया, प्रावधान किया गया क्रॉप इंश्योरेंस का, ठीक है, सूखा, बाढ़, साइक्लोन, फायर और डिजीज़, ठीक है, इस तरह के जो आपदाएं होती हैं ना, जो इस तरह के जो है कैलामिटीज़ होती हैं, उनके खिलाफ फसलों की इंश्योरेंस को लेकर के प्रावधान किया गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, इसके लिए ग्रामीण बैंकों को जहां से सस्ते रेट पर कर्ज मिल सके और फसलों की बीमा हो सके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना हुई और बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़। इसके अलावा लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए और भी कमर्शियल बैंक्स को जोड़ा गया टू द फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंश्योर किया गया ना। सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, ये कुछ महत्वपूर्ण कदम थे जो इस दिशा में उठाए गए। अब बात आती है किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की, ठीक है, केसीसी भी ऐसा ही एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था। केसीसी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS पेस एंड आर सम ऑफ द अदर स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी कुछ स्कीम्स थे सरकार की ओर से जो है लागू किए गए ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स, किसानों के बेनिफिट्स के लिए। मोर ओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस। इसके साथ साथ स्पेशल बुलेटिन, वेदर बुलेटिन्स, मौसम को लेकर के सूचनाएं देने के लिए तमाम सैटेलाइट प्रोग्राम्स किए गए और एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स टीवी पे चलाए गए, रेडियो पे चलाए गए, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाई स्पेकुलेटर्स एंड मिडिलमैन, ठीक है। इसके अलावा जो है किसानों को जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है MSP कहते हैं, उसको जारी किया गया। रिम्यूनरेटिव और प्रोक्योरमेंट प्राइसेस को जो है जारी किया गया फॉर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स को लेकर के,
चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स के एक्सप्लॉयटेशंस को जो है इसको निरीक्षण करने के लिए जो स्पेकुलेटर्स और मिडिल मैन मतलब बिचौलियों के माध्यम से होता था, उन सब को दूर करने का प्रयास जो है सरकार की ओर से किया गया। तो ये कुछ उसके बेहतर कदम थे सरकार की ओर से जो लिए गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका इस तरह के बदलाव इस क्षेत्र में किए गए। अब बात आती है ग्रामदान भूदान मूवमेंट की। शॉर्ट में इसको भी समझते हैं। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना, ठीक है, अपना एक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जो है एक शिष्य के रूप में उन्होंने, महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया विनोबा भावे को अपना एक स्पिरिचुअल हेयर मतलब उत्तराधिकारी। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, उन्होंने जो है इसके साथ साथ गांधी जी के साथ सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया विनोबा भावे ने। ठीक है, फॉरमोस्ट सत्याग्रही जो सबसे आगे वाले कदम चाल करने वाले सत्याग्रहियों में से थे, सबसे आगे की लिस्ट में रहा करते थे। ही वॉज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ गांधीज कॉन्सेप्ट, तो गांधी के कॉन्सेप्ट के एक बड़े समर्थक थे। ठीक है, ग्राम स्वराज्य के ना। आफ्टर गांधीज मार्टरडम, गांधी के मार्टरडम के बाद, उनके अपने मृत्यु के बाद विनोबा भावे ने क्या किया, उन्होंने पदयात्रा शुरू की जो है गांधी जी के कदम पे। उनके संदेश को फैलाने के लिए पूरे देश की पदयात्रा करना शुरू किया। एक बार व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश, जब वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में अपना एक अपना संदेश दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, तो कुछ पुअर लैंडलेस विलेजर्स जो है उनके पास आए। उन्होंने मांग किया कि उन्हें इकोनॉमिक अपनी वेलबींग के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए, आर्थिक कल्याण के लिए कुछ ज़मीन हो उनको जो है दान चाहिए ना। विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू देम, विनोबा भावे जो है उनसे ये वादा तो नहीं कर पाए, ठीक है, कि हाँ मैं आपको ज़मीन दिलाऊंगा इमीडिएटली, बट एश्योर्ड देम टू टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग प्रोविजंस ऑफ लैंड। लेकिन उन्होंने उन किसानों को इंश्योर किया कि भारत सरकार से इसके बारे में बात करूंगा ना, इफ़ दे अंडरटूक कोऑपरेटिव फार्मिंग, कि भारत सरकार कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दे ना और लैंडलेस फार्मर्स के बारे में कुछ करे, उस चीज़ का उन्होंने एश्योरेंस उन किसानों को दे दिया। अचानक से श्री रामचंद्र रेड्डी जो है स्टूड अप, अचानक इसी कन्वेंशन में, इसी जहाँ पे वो ये पोचमपल्ली में, जहाँ आंध्र प्रदेश में वो लेक्चर दे रहे थे, तो वहीं पे एक किसान थे श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हो गए एंड ऑफर्ड 80 एकर्स ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 80 लैंडलेस विलेजर्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 80 भूमिहीन किसानों को अपनी 80 एकड़ ज़मीन दान कर दी तुरंत ही, पहल के रूप में उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो ये जो जिस तरह से उन्होंने दान किया, ठीक है, दिस एक्ट वाज नोन एज भूदान। इस एक्ट को जो उनके द्वारा और उनकी विनोबा भावे की प्रेरणा से किया गया, इस एक्ट को जो है भूदान मूवमेंट कहा गया, भूदान कहा गया। ठीक है, लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडियाज़ वाइडली ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। उन्होंने फिर अपने आइडियाज़ को पूरे देश में टहल के इस आइडिया को पूरे देश में फैलाया। ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ जमींदार थे, ओनर ऑफ मेनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस। कुछ जमींदार भी उनसे प्रभावित हो करके उन्होंने लैंडलेस विलेजर्स को अपने गांव के गांव जो है दान देना शुरू किया। सो इट वाज नोन एज ग्रामदान। जब वो गांव के गांव दान देने लगे तो इसको ग्रामदान कहा गया। However, many landowners choose to provide some part of their land to poor farmers due to the fear of land sealing act। ठीक है, बहुत से किसान ऐसे थे जो अपनी ज़मीनें दान तो कर रहे थे पर वो वॉलंटरली या स्वेच्छा से नहीं कर रहे थे, वो लैंड सीलिंग एक्ट के डर से कर रहे थे, क्योंकि 1956 के दौर में भारत सरकार ने चकबंदी एक्ट को लागू किया था और उसी की वजह से, उसके डर की वजह से कहीं हमारी बड़ी प्रॉपर्टी में चला जाए, इसके लिए किसान स्वेच्छा से पहले ही कुछ अपनी ज़मीनों का हिस्सा दान देने लगे, जिससे कि उनकी बाकी ज़मीनें जो है वो बची रहें। ठीक है, सो दिस भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज़ नोन एज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन। तो ये दोनों ही मूवमेंट जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था और इस मूवमेंट को इसीलिए ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है भारत के इतिहास में। ठीक है,
ब्लडलेस रिवॉल्यूशन अगर भारत के इतिहास के संदर्भ में पूछा जाएगा तो आप ग्रामदान भूदान मूवमेंट के बारे में कहेंगे, या ब्लडलेस रिवॉल्यूशन किसने शुरू किया था? ब्लडलेस रिवॉल्यूशन या फिर ग्रामदान भूदान, ये दोनों ही शुरू किया था विनोबा भावे ने। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है नेशनल इकॉनमी में, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये 2 टॉपिक रह गए हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश होगी कि इसको फिनिश किया जाए। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस यहीं तक, फिर अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए मुझे जवाब दीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को देखना ना भूलिए। पूरा वीडियो देखिए, जिससे कि आप बहुत सी चीज़ों को आसानी से कवर कर पाने में, आज आपने 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, सो ये वीडियो आप खुद वॉच कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने सिबलिंग्स को, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख करके बेनिफिटेड हों। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में यहीं तक। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए अच्छा। ठीक है, और जिससे कि हमें और वीडियोस बनाने का मौका मिले। टिल देन यू एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।